नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। सवाल पहचान का है, सवाल नागरिकता का है और सवाल उस राजनीति का भी है जो हर बार एनआरसी का नाम आते ही अचानक बेचैन सी हो जाती है। 76 साल की आजादी के बाद भी क्या भारत के पास कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसे दिखाकर कोई व्यक्ति दावे से कह सके कि हां, मैं भारत का नागरिक हूं। और यहीं से शुरू होती है एनआरसी की बहस, जिस एनआरसी का नाम सुनते ही कुछ राजनीतिक दलों को डर लगने लगता है, जिस एनआरसी को लेकर देश में आंदोलन हुए, सड़कों पर प्रदर्शन हुए, अफवाहें फैलाई गई, झूठ का तंत्र फैलाया गया, जिसके बाद अब यह सवाल लाजमी हो चला है कि नागरिकता को लेकर चर्चा क्यों ना हो। तो आज इसी बड़े सवाल के साथ होगी इन्हीं तमाम मुद्दों पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। स्वागत है आपका। एसआईआर एनआरसी का दूसरा रूप है, पूरे देश में होगा। क्या वो एनआरसी को एक बैकडोर के द्वारा लाने की कोशिश कर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति एनआरसी से न डरे। ये शब्द एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। पासपोर्ट और नागरिकता विवाद के बाद अब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इस बहस को नए लेवल पर ले गए। उन्होंने दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह किसी मिशन पर लगे हैं और उनके वर्किंग स्टाइल को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है कि वो फाइनली एनआरसी करना चाहते हैं। ओवैसी साहब अगर होम मिनिस्टर को नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा? उनकी तो होम मिनिस्टर से दोस्ती है। वो जब लोकसभा में जाते हैं तो सबसे पहले स्पीच देने से पहले वो गृह मंत्री के ऑफिस में जाते हैं, दुआ सलाम करते हैं, उसके बाद में फिर हॉल में पहुंचते हैं। ओवैसी भाईजान भी भड़काने की श्रेणी में आ चुके हैं। वो कहते हैं कि जो एसआईआर हो रहा है वो एसआईआर नहीं, वो एनआरसी है, मतलब झूठ बोलकर डराना। ये दोहरे मापदंड है ओवैसी और उनकी जमात के। उधर वक्फ का मुद्दा धूल पकड़ने लगा है। दरअसल मध्य प्रदेश में पहली बार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया है। मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को बनाया गया है मेंबर। नए वक्फ संशोधन कानून के बाद फैसला लेने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। हालांकि इस फैसले से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस पूछ रही है, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो बीजेपी इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? बहुत गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरा अभी चर्चा में है और दो बिंदुओं पर खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये गलत है। जब ये सब प्रोसेस में है तो फिर इतनी आवश्यकता इतनी जल्दी क्या हो गई? पूरे देश की सरकारों ने निर्णय नहीं लिया, मोहन सरकार सबसे आगे। एक जो सकारात्मक परिवर्तन है, इसके दूरगामी और बहुत अच्छे परिणाम निकलने वाले हैं। ये मस्जिद कमेटी में किसी हिंदू को शामिल करने वाली बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड अलग है, इसको आप केवल मुस्लिम मस्जिदों तक सीमित मत रखिए। वक्फ की बहुत सारी ज़मीनें हैं जिन पर व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो किराए से चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इसको हम केवल धर्म के चश्मे से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश सरकार है, ये किसी नियम, कानून, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये तय हो जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट से कि ये धार्मिक संस्था है अथवा ये सामाजिक संस्था है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ के नाम पर विपक्ष को घेर लिया। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरकार वाकई में कोई बड़ा कदम उठाने वाली है या फिर विपक्ष केवल सनसनी फैला रहा है?
पहले मेहमानों के साथ आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारतीय जनता पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रवक्ता, अभिनंदन है। अमित जमाई, समाजवादी पार्टी के नेता, उनका भी अभिनंदन है, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अनंत रंगनाथन, जाने माने प्रोफेसर है, राजनीतिक विश्लेषक है, अभिनंदन है। मौलाना साजिद रशीदी, उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। सुधांशु जी, अमीश देवगन भारत का नागरिक है, अमित जमाई भारत का नागरिक है, अभय दुबे भारत का नागरिक है, रशीदी जी भारत के नागरिक हैं, आनंद रंगनाथन जी भारत के नागरिक हैं, ये भारत के नागरिक हैं। सुधांशु जी, आप भारत के नागरिक हैं, ये कैसे प्रूफ होगा? आवश्यकता है देश में कि ईमानदारी से इस बात की जांच हो कि कौन देश का नागरिक है, कौन नहीं। मगर क्या बताएं, जो लोग अपने दिल में राज छुपा के बैठे हैं, वो इतना घबराते हैं कागज दिखाने में, हर चीज के कागज दिखाने में, कि मान लो एनआरसी की बात आई और उनके दिल से क्या निकलता है, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होठ हिले तो मेरा दिल डगमगाए। ओके ओके ओके, अबे दुबे, क्या आपको लगता है कि अब एनआरसी का सही वक्त है, यही वक्त है? भारतीय जनता पार्टी का दिल कहां डगमगाता है जानते हैं आप? सीमा हैदर और उसके 4 बच्चों में। ओके, मोदी जी का पासपोर्ट लिए हुए वो। इस भारत में अब भारत का नागरिक वही माना जाएगा जो मोदी जी का बिल्ला लगाएगा। भारत की आबादी 140 करोड़ प्लस 5, 4 सीमा हैदर और उसके बच्चे, सचिन से भी 2 हुए। मगर भारत के पासपोर्ट, भारत की नागरिकता का अधिनियम क्या कहता है कि अगर सुनिए ना, अगर सुनिए ना, किससे 2 उससे, हाँ, ये तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अब साहब, सचिन के जो 2 बच्चे वो भी भारत के नागरिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कानून में, सिटीजनशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि उसकी वाइफ अवैध रूप से यहां रहने वाली महिला नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा साहब, ये आसपास के देशों में बहुत रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोग हैं, धर्म के आधार पर प्रताड़ना हो रही है, इनको नागरिकता देने का सवाल है। ये प्रेस नोट दिया। जब एक्ट लाए 2019 में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, उसके रूल्स कब बनाए? 2024 में। और क्या किया? षड्यंत्र पूर्वक उसमें से रिलीजियसली परसिक्यूटेड शब्द हटा दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पार्लियामेंट्री कमेटी, जॉइंट कमेटी को कहा, जेपीसी को, 2016 में कि 31,313 लोग, 31,313 लोग रिलीजियसली परसिक्यूटेड आसपास के देशों से आए हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी से, ये मुखौटा लगा कर रखा है, कितने धार्मिक आधार पर प्रताड़ित लोगों को नागरिकता दी 2019 के बाद? बताइए। मेरे पास तो एक प्रमाण है जिसमें कह रहे हैं सिर्फ 400 लोगों को। मतलब आईबी कह रहा है 33,000 तो खुद है, लेकिन 400 लोगों को। तो ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, ये नीट की परीक्षा के घोटाले से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, ये ध्यान हटाना चाहते हैं मंदिर की चोरी का, जो लूट धर्म के नाम पर की है मंदिर में बेताशा, उस पर उसके पाप पर पर्दा डालने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। उस पे हम 2-3 चर्चाएं कर चुका हूं। मैं आनंद रंगनाथन आपका रुख करता हूं। एक सेकंड, आनंद रंगनाथन। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर इंटेलिजेंस प्रूफ होता सिटीजनशिप का, तो राहुल गांधी से लेकर ओवैसी से लेकर कपिल सिब्बल तक सब इलीगल इमिग्रेंट डिक्लेयर हो चुके होते, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे डिटेंशन कैंप में होते। अमित भाई, क्या आपको लगता है एनआरसी का यही सही समय है, यही समय है? देखिए, समाजवादी पार्टी सिर्फ ये पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से कि आपका उद्देश्य क्या है ये कहने से और करने से। आप बोलोगे राशन कार्ड नागरिकता का, आप राष्ट्रीय नागरिक नहीं हो, पैन कार्ड नागरिकता की पहचान नहीं है, वोटर आईडी नागरिकता पहचान नहीं, आधार कार्ड नागरिकता पहचान नहीं, पासपोर्ट नागरिक, तो पहचान क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना है? कैसे? अब दो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होना है। ओके ओके, सुधांशु जी, अपनी टाइम पे सुधांशु जी, तर्कहीन, आधारहीन, तथ्यहीन बात नहीं करनी चाहिए। 1.5 मिनट पहले ये क्या बचकानी बात करते हैं? सीमा भाभी पर बोल दो भैया पहले। अरे सीमा भाभी छोड़िए सर, दलाई लामा कैसे याद है? तुम्हारी सरकार क्या सर, मतलब इस चर्चा को सीमा हैदर में लेके आना चाहते हैं? मतलब ऑल द पीपल, उसके बच्चे काउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब सुनो, कौन है? मतलब मेरा प्रश्न है, प्राइम टाइम का नंबर 1 शो है, मतलब कम से कम उसकी लोक लाज रखिए। ओके ओके, पता नहीं सीमा हैदर में क्या दिख रहा है। क्या तरीका आप अपने? सर एक सेकंड सर, हाँ बताता हूं। नागरिक होने का रूल क्या है? या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो या फिर आपने नेचुरलाइजेशन के थ्रू लिया हो।
वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं है? क्योंकि सोनिया गांधी जी ने भारत की नागरिकता से पहले वोटर आईडी कार्ड में दर्ज करा दिया था। यह दुखती रग है 1983 में। और सुनो भाई, कर लो ना एक्शन, 12 साल हो गए सरकार को। अबे दुबे आप ऐसे नहीं है, बीच बीच में बोल रहे हैं। तो ये और सुनिए भाई, क्या तरीका है सर आप ऐसे नहीं है। और दुखती रग यह है कि राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता का विषय न्यायालय में विचाराधीन है कि उनके पास 2 नागरिकता है कि नहीं। और सोनिया गांधी जी ने 1983 में भारत की नागरिकता ली, जबकि 66 में शादी हुई। बेटा दुखती रग ये है, नागरिकता को लेकर ये समस्या है आपकी, देखो इसीलिए आए बाएं साएं बोलने लगते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, भाभी का जिक्र कर दिया तो बुरा मान गए, फिर आप बोलने लगते हैं। भाजपा की भाभी, एक भाजपा की भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी भाजपा की भाभी। अरे सीमा भाजपा की भाभी 4 उपहार साथ लाई। मुझे लगता है बड़ी हल्की बात हो रही है। सीमा भाजपा की भाभी, भाजपा बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। वैसे तो एक बात कहें, वो तो जीजा ये लोग बना के रखते हैं जीजा, अरे वो बुरा घुसपैठियों को जीजा बना के ये लोग रखते हैं। भैया बुरा सबसे ज्यादा घुसपैठियों का संरक्षण यही लोग करते हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इन्होंने सीए की बात कही, कितना हल्ला मचाया था कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। आज 7 साल हो गए, बताओ एक मुसलमान झूठ और भ्रम और कितनी नागरिकता दे दी ये बताओ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद। पूरा देश बताए, असम के मामले को छोड़कर, असम अकॉर्ड के मामले को छोड़कर, कभी मनमोहन सिंह जी मरहूम ने, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश यादव जी ने कभी भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों से, मनमोहन सिंह जी ने पूरे देश के नागरिकों से आपका नागरिकता का प्रमाण पूछा? हाँ पूछा कभी? अरे 140 करोड़ लोगों पे शक करना, उनका बायोडाटा मांगना, ना नौकरी दे पा रहे हो, नीट का एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, आपके पास आर्थिक आपका स्थिति कोलैप्स है, विषय पे रहते हैं, विदेश नीति पे आप कोलैप्स हो। एनआरसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? हम ये कह रहे हैं एनआरसी आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आप लाके हमारे देश के 120 करोड़ लोगों को नहीं संदेहास्पद करना चाहते हो? ले आइए, बिल्कुल नहीं, आप ले आइए। ये नागरिकता, ये नागरिक है, ये नागरिक रहेंगे, लेकिन ओरिजिनल नागरिक ही रहे, घुसपैठिए नागरिक ना बने, इनका हक ना छीने। बीते 50 सालों से इनका हक छीना गया है, इसीलिए नागरिकता का एनआरसी लाना क्या जरूरी हो गया, यही प्रश्न है। क्या एनआरसी का वक्त आ गया? एक सेकंड, साजिद रशीदी का मैं करता हूं। लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा है कि जब बंगाल में भाजपा की सरकार आने के बाद बांग्लादेशी वापस जा रहे थे, उन्होंने बोला है कि मैंने वोट डाला इस देश में, 3-3 4-4 बार वोट डाला है, यानी ये प्रमाण है। उसके बावजूद पूरी के दम पर सरकार में जनता पार्टी के वो झूठे वीडियो हैं। वो माता के दर्शन करने के लिए लोग क्रॉस बॉर्डर जाते हैं और वो कह रहे हैं कि वोटिंग डाल के आते हैं, वो वोट डाल के आ रहे हैं। भारत की सरकार ने ऑफिशियल, भारत की सरकार ने क्या दिया स्टेटमेंट बताया आपको कि बांग्लादेश की सरकार से रिक्वेस्ट किया है, वो आइडेंटिफाई करेंगे, और ये कानून है कि जब तक वो सरकार आइडेंटिफाई नहीं करेगी ये भेज नहीं सकते। ये कहते हैं पुशबैक करेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री आए, उन्होंने कहा कि कोई 30 लाख नागरिकों को पुशबैक नहीं किया, झूठ बोलते हैं सिर्फ। ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपको मैं। ओके 40 सेकंड पहले तो मैं ये कैसे, मतलब 50 सेकंड 40 सेकंड एक बार भी नहीं बोले रशीदी जी, तो उनसे पहले बोलो। नहीं आप बोलिए, आप 40 सेकंड बोलिए, फिर मैं आता हूं। बोलिए चाहता हूं, एक तरफ हो, ज्यादा झूठ बोलना है, बोल लो। हम और अभय दुबे जी माइनॉरिटी, ओके ओके, हम तो सच बोलेंगे आराम। माइनॉरिटी क्या, सबकी घर गृहस्थी एक तरफ है, बोलिए ना। नहीं सबकी हिंदू, आप मेरे को संबोधित करिए, आप अपनी बात देखिए। पहले तो आपसे सवाल पूछता हूं, एक्सपेक्टेशन अपनों से होती है कि परायों से, ये बताइए। अपनों से होती है ना, ठीक है। तो मैं ऑपोजिशन वाले जो लोग हैं, जो बिल्कुल जैसे कह रहे हैं ना इरैशनल इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, उनसे मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन है अपने बड़े भाई सुधांशु जी से, पिछली बार भी ये थी, इसीलिए हो सकता है लोगों को लगे कि हम लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मेरी एक्सपेक्टेशन इनसे मैं इनसे 2 सवाल पूछना चाहता हूं। अब सीधी सी बात है अमीश जी, आप सुबह 3:30 बजे क्या कर रहे हैं अमित शाह जी को पता है, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है। तो नहीं, सुन लीजिए बात को, मतलब बीजेपी के पास सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको अभी तक ये पता नहीं चला कि जब सोनिया गांधी जी की सिटीजनशिप पासपोर्ट मिला 1983 में, उससे पहले 1980 में वोटर आईडी कार्ड उनके पास आया कि नहीं आया, इसकी सच्चाई क्या है? नंबर 1। नंबर 2 आया वो वोटर है, तो ना जारी। अब देखिए, अब डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए। अब ये देखिए मेरा सारा टाइम निकल जाता है अपनी टर्न पे। दो बातें थी, एक्सपेक्टेशन अपनों से थी, तो दूसरी बात यहां पे है एनआरसी होनी चाहिए।
एनआरसी हुई थी असम में, पर एनआरसी में आरोप, मेरा काउंटर सवाल है, एनआरसी में आरोप है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर दिया जाएगा, ये एक आरोप है। सुनिए, 19 लाख निकले जो एक्सक्लूडेड थे असम के एनआरसी से, अभी तक उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया असम में? इसका जवाब मुझे बीजेपी से चाहिए। क्योंकि एनआरसी हो चुकी है, वो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? रीजन क्या है? क्या रीजन ये है कि 7 लाख हिंदू थे उसमें? ये बताइए। ओके, मैं बीजेपी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन पहले साजिद रशीदी अपनी चर्चा में आ जाए। साजिद रशीदी, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो बार बार मुसलमानों को डरा दिया जाता है, कभी सीए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, क्या ये जायज है? क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक ज्यादा है, धार्मिक कम है, इसमें धार्मिक धर्म का मामला ही नहीं है। सीए के मामले में भी यही हुआ, आम आदमी पार्टी ने और तब कांग्रेस ने भी उसको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाया, और फिर पता लगा सीए में किसी की नागरिकता नहीं गई और दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो गया कुछ वर्षों बाद। क्या आपको लगता नहीं है कि मुसलमानों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ यूज एंड थ्रो? आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। देखिए, एक बात आई, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक ऐसा मुबहम सवाल है जिसका जवाब 40 करोड़ लोगों के पास नहीं है। उन 40 करोड़ लोगों के पास जिनके पास, जो मेरी एज से पहले लोग हैं, यानी जिनकी 70-80 साल एज है, 100 साल एज है, उनके पास कहाँ बर्थ सर्टिफिकेट है भाई? कौन बनवाना था बर्थ सर्टिफिकेट उस वक्त? मेरे जो बच्चे आगे पैदा हुए हैं, जो नई नस्ल आई है, इनमें, एक मिनट सर, आप अपनी टर्म उनको बोल लीजिए। नए भी 70%। हाँ, 1987 का कट ऑफ था। तो मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सर मैं बात तो, मैं अपनी तो बात पूरी कर दूं। झूठ बोलने लगते हैं। अरे मैं अपनी तो बात, 87 के बाद रूल आया है, वो पहले कहने लगते हैं। आप बीच पे क्यों बोल रहे हैं सबके? उनकी बारी तो बोलने दीजिए। सर मुझे तो बोलने, मैं माइनॉरिटी में हूँ सर, माइनॉरिटी में हूँ सर। अबे तुम्हें बोले हो गई आपकी पार्टी बोल, सर माइनॉरिटी में हूँ सर, माइनॉरिटी को इतना मत दबाओ। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिन 40 करोड़ लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और उनमें से 10% और जोड़ो जिनके पास जमीन नहीं है उनके बाप दादाओं के नाम, उनकी नागरिकता आप कैसे साबित करोगे? पासपोर्ट तो खत्म हो गया, वोटर आईडी कार्ड खत्म हो गया, आधार कार्ड खत्म हो गया, अब उनके पास ऐसा क्या बचा? सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आज से एनआरसी शुरू हो जाए तो वो क्या साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं? दूसरी बात, एक और चीज बताइएगा आप मुझे, आसाम में 30-35 लाख, बंगाल में 60-65 लाख, ये जो वोटर खत्म किए जा रहे हैं, मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं जी। इनको कब दोबारा वोट देने के लिए आप ऑथराइज करेंगे कि भाई ये वोट दे सकते हैं, या ये वो निकल गए एनआरसी वाले हैं ये लोग? इसमें तो हिंदू भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमान है, हिंदू भी हैं, इनको कब ऑथराइज करेंगे? दूसरी बात ये है कि देखिए, जो आपने सवाल किया ना अमीश जी, ये तो सियासत है, और सियासत में हर आदमी अपना वोट साधने के लिए या तो वो हिंदू की बात करता है या तो वो मुसलमान की बात करता है जी, ये तो तय है जी। भाई अगर सुधांशु त्रिवेदी से हम बात करें तो वो हिंदू की बात कर रहे हैं, ये दोनों जो है मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमान कहां खड़ा है? दे दिया है। नहीं, मुसलमान कहां खड़ा है? एक सेकंड, बीच आपका तो जिक्र ही नहीं सर, आपका तो पूरे फसाने में जिक्र नहीं है। ओके, इसलिए जिक्र नहीं है कि पहले आप सुधांशु जी के साथ खड़े थे, फिर आपने सुधांशु जी से सवाल कर लिया। देखिए, आपका तो फसाने में जिक्र के साथ खड़ा होता है ना, ये जनता के साथ खड़े हैं जी, ये किसी पार्टी के साथ नहीं खड़े। बोलने तो दो। ओके, अच्छा ये अमीश भाई, आपके साथ समाजवादी पार्टी को आपकी चिंता नहीं है? आपके साथ दिक्कत समाजवादी पार्टी को आपकी चिंता नहीं है? आप किसी के लिए भी ताली बजवा देते हो, ये बड़ी दिक्कत की बात है। मौलाना आज तक मेरे लिए आपने ताली नहीं बजवाई भाई, ये मुझे अफसोस है। बजा दो भाई एक बार जोर से। नहीं, ताली बजेगी ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बात तो करिए, ताली बजाने मैं पूरी तो कर लूं। अच्छा, एक सवाल, समाजवादी पार्टी को आपकी चिंता नहीं है? नहीं, हम मुसलमान की चिंता किसी को नहीं है। क्यों? इसमें कोई दो राय नहीं। उनका तो है ही एमवाई। देखिए बात सुनिए, एमवाई होना अलग बात है, लेकिन मैं कांग्रेस से भी समाजवादी से भी एक सवाल जरूर करूंगा। ये मंच मिला है तो उस मंच का फायदा भी उठाना चाहिए। मुझे 5 काम ऐसे बताएं सच्चर कमेटी को हटाकर, सच्चर कमेटी में तो हम दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हैं, हमारी वैल्यू कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। जहां हम 4-5% होते थे, वहां 0% पे आ गए नौकरियों में, सब जगह पर, कश्मीर वैली सब जगह पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, ये समाजवादी ने
5 ऐसे काम बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए आपने किए ओके, हों, समाजवादी ताकि पार्टी- हम आगे वोट देने के लिए आपके साथ खड़े हो जाएं। नहीं तो आप वोट देने के मूड में नहीं है कि इस बारी समाजवादी पार्टी? नहीं, इस बार तो आर पार की होगी भाई। ओके ओके ओके, इस बार तो आर पार की होगी। मौलाना साहब की बात का जवाब। देखिए, या आपको लगता है ये लायक नहीं है जवाब देने के? देखिए साजिद भाई रशीदी का बैकग्राउंड मेरे ख्याल से आप भी नहीं जानते होंगे इतना। वो पहले बड़े आलिम हैं, मोदी जी से मिलने वाले 2014 में, हो गई लड़ाई। और तब से जो उनका प्रेम है उन्होंने छिपाया भी कभी नहीं है। सरकारी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जो उनका रिश्ता है वो कभी छिपाया नहीं, अच्छी बात ये। पर ये तो बीजेपी की तरह लड़ते हैं राम मंदिर को लेकर, हर अरे विषय आप को लेकर। सुनिए ना, ये कब हो जाएंगे अर्थशास्त्री, कब हो जाएंगे हिस्टोरियन, कब हो जाएंगे एक्टिविस्ट, इनकी बात का जवाब, इनकी बात का बात वहां हो रही है, दोनों साइड का मामला एक है, लेकिन हमारे लिए सम्मानित। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। देखो मैंने कहा कि साजिद रशीदी जी ने कभी भी अपना रिश्ता आरएसएस से मोदी से छिपाया नहीं। सबसे अच्छी बात यही भाई, जामे साहब सुनिए, नहीं मेरा सवाल अमीर जामी साहब, आप एक सियासी नेता हैं, सबसे आपको सियासत करने का पूरा अधिकार है। मैंने आपसे 5 सवाल पूछे कि 5 ऐसे काम बता दीजिए जो मुसलमानों के लिए आपने किए हों। आजम खान जेल में है, आजम खान अगर हिंदू होता तो शायद जेल में नहीं होता, वो मुसलमान है इसलिए सजा भुगत रहा है। आप संघी है, अब सरकारी मुसलमान है। अरे भाई, ये तो मेरा अधिकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट दूं या समाजवादी को, ये तो मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इस पर किसी को आक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है। प्रचार हो गया आरएसएस का। देखिए हमारा ये कहना है, देखिए अब आप गलत बात है। 12-17 में जब इसीलिए 2036 में 27 में मुख्यमंत्री बने, इनका होगा काम तमाम। क्या होगा 2027 में इनका? अहंकार देखिए इनका, एजेंडा, इनका अहंकार देखिए। बीजेपी के एजेंडा रखे नहीं, एजेंडा नहीं है सर, एजेंडा नहीं है। मैं खुले मन से कह रहा हूँ, अरे खुले मन से कह रहा हूँ, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं घोषित हुआ, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ, हिंदुओं का गरिया, अगर मुसलमान मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ तो मुसलमान इनको वोट नहीं जहां देगा। वो कह रहे हैं कि दाढ़ी रखकर, क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए एक बारी। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी से जुड़ना बुरा नहीं है, वो बीजेपी के साथ नहीं है। एक मिनट मुस्लिम राष्ट्रीय आपने दाढ़ी के बारे में क्या बोला? राष्ट्रीय मंच में है कि नहीं है? आपने दाढ़ी बारे नहीं है, बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल दाढ़ी टोपी, पूरी बात कहूं, पूरी बात कहूं, पूरी बात कहूं। एक सेकंड, शांति 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 शांति। दाढ़ी टोपी, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस एमआरएम से कुछ लोग जुड़े हैं। नहीं है वो, सुन तो लीजिए आप, सुरेश कुमार जी के साथ बैठते कि नहीं बैठते? बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं बैठता। जब ये लोग दाढ़ी टोपी रख के हिंदू भाइयों को गलियाते हैं, अरे वफ के नाम पे गलियाते हैं, हिंदू भाइयों को गलियाते हैं, कब गलिया? आम मुसलमान ये समझता है कि मुसलमान ऐसा होता है, मुसलमान ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। अब आइए आप 12-17 में नहीं देखिए साजिद रशीदी का जवाब, दाढ़ी टोपी सब बीजेपी आरएसएस के सब टूल है, सर सब बीजेपी आरएसएस टूल है। दाढ़ी टोपी रखा, क्या बोलो, खोल के बोलो। लेकिन अगर इनसे, साजिद रशीदी जैसे लोगों से कह रहा हूं, अगर इनसे मेरे देश के हिंदू भाइयों को अपमानित करोगे, समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ खड़ी होगी। किसको कर दिया अपमानित? एजेंडा चला रहे हो। समाजवादी ने मुझे अपमानित किया, लगाकर तमाशा करते हैं। समाजवादी ने मुझे अपमानित किया है। मायावती गेस्ट हाउस कांड को भूल गई है, और मैंने अगर अखिलेश यादव की वाइफ को ऐसा शब्द कह दिया जो आम बोला जाता है, तो इन्होंने बाकायदा स्टूडियो में घुसकर मेरे ऊपर हमला किया, स्टूडियो में घुसकर मेरे ऊपर हमला किया बाकायदा। ठीक है, सुनिए, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए सर, बात पूरी करने दीजिए। पर्सनल हो रहा है आप, अमीर जी, कितनी सिफारिश है सच्चर कमेटी की बताओ, सच्चर कमेटी की आप लागू अरे कितनी सिफारिश करी आपने? लागू करी, कौन सी कितनी थी? कौन सी? 76 रिकमेंडेशन थी। अरे लागू करी क्या? सुन तो लो, लागू करी क्या? मोदी जी के भक्त, ये लीजिए 72 सिफारिश। मतलब आप कुछ बोले, अगर मैं अपना कुछ बोले, साजिद रशीदी को मोदी का भक्त बोले तो कोई नहीं मानेगा। ओके ओके, मैं अपना अधिकार मांग लूं तो मैं मोदी का भक्त हूं, और इनके तलवे चाटूं तो मैं कुछ भी नहीं। प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण 8,131। आपने क्या बोला कि मैं अपना अधिकार मांगू? देखिए, मैं अगर इनसे अपना अधिकार मांग लूं, मैं 70 साल तक, मुसलमान 70 साल तक इनको वोट देता है, क्या दिया मुसलमानों को इन्होंने? ना ये बता पा रहे, ना वो बता पा रहे, क्या दिया मुसलमानों को? बजाय इसके रोजगार और मुसलमानों को गलत काम पर लगाया। आपने बोला कि आपने 70 साल तक इनके तलवे चाटे। मुसलमान इनकी वजह से रास्ते लूटता था, अब इनकी वजह से, इनकी वजह से इन्होंने एजुकेशन से दूर रखा मुसलमानों को। आज मुसलमान यूपीएससी में 60, 62, 53 लड़के पास हो रहे हैं।
पुलिस के अंदर जो भर्ती हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में 48 लड़के आए हैं। इनकी सरकार में क्या हुआ है? आज ये पोल खोलने के मूड में है। आज ये पोल खोलने के मूड में है। देखो, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छे लगते हैं जो रामजादे। अरे मुझे काम अच्छा लगता है। प्राथमिक विद्यालय मोदी जी की वजह से बच्चे एजुकेशन की तरफ आ गए। सिफारिश के बाद 15,765, मुसलमान को क्या मिला? विद्यालयों का निर्माण 8,131, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण 23,000, नए एक्सेस टू क्रेडिट। अरे साहब, उनको भी नहीं पता, कमेटी की उनको भी नहीं पता क्या बता रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में रिपोर्ट जारी की कि फरवरी 2014 तक 72 सिफारिशें इंप्लीमेंट कर दी थी। झूठे लोग तलवे ये चाटते साहब, लेकिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने में ये मदद कर रहे हैं। आप इनके चेहरे पहचानो। सैफुल्लाह फारूक आतंकवादी, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। जम्मू कश्मीर में पंडितों का हत्यारा, राडार से बाहर निकल गए। सवाल आप पूछो तो जब चुप हो। तालिब हुसैन कुछ कह रहे हैं। अबे दुबे, सब इनके, अबे दुबे जी। अच्छा सुनिए अमीश भाई, भाई आप लोग अरे बैठे पढ़ते ही नहीं है। सुनो, अच्छा सुन तो लो। अरे सेंटर कमेटी से अरे पता ही नहीं कितनी सिफारिश शांति, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अरे सुन तो लो भाई साहब, ऑडियो डाउन कर रहा हूं। ये जितने बच्चे बैठे हैं, बेटा आप एक चीज बताओ, जितनी देर इन्होंने तकरीर की है, एक लफ्ज समझ में आया आपके? क्या फायदा भाई ऐसा बोलने का? ऐसा बोलने का क्या फायदा कि सामने वाले को यही पता ना चले मैंने क्या कह दिया? मैं तो हिंदी में सवाल कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, मुसलमानों को क्या दिया आपने? ठीक है, अब एनआरसी मुसलमानों को क्या दिया? मत करिएगा सर। एक मिनट, ये जेनजी है, अगर ये इतनी अनपढ़ है तो मुझे दुख है। फिर जेनजी पे चले गए। अरे मुसलमानों पे आइए ना, मुसलमानों पे आइए भाई साहब। ये बिल्कुल अनपढ़ नहीं है। आप अनपढ़ है क्या भाई? आप अनपढ़ है? ओके, खड़े होके बोलिए क्या बहुत। हम लोग सर पढ़े लिखे हैं। खड़े होके। आज की यूथ अनपढ़ नहीं हो सकती। जेंजी है अपने, उसमें सारे यहाँ पर आए हुए हम लोग, तो इस वजह से आप ऐसे अनपढ़ नहीं बोल सकते हम लोग। वो बीजेपी की साइड इसीलिए है बिकॉज बीजेपी ने, कांग्रेस ने काम नहीं किया मुसलमानों के लिए, बीजेपी ने किया है। कांग्रेस ने क्या किया है तो उनकी साइड खड़े हो। ओके 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 ओके। आप ये बात करते हैं 2014 से पहले अगर आपकी सरकार थी, मुस्लिम्स के लिए आपने एजुकेशन को कितना प्रमोट किया, जो अब इतना प्रमोट हो रहा है सबके लिए, हिंदू ही नहीं मुस्लिम्स के लिए भी। आपने कितना एजुकेशन प्रमोट किया था मुसलमानों के लिए? ओके 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 सर सुनिए सर, मेरा सवाल भी सुधांशु सर से था, लेकिन आप जनजी को अनपढ़ बोल रहे हैं। जो देशभक्त हैं उनको आप देशद्रोही बोल देते कभी कभी, ठीक है। अब जनजी को अनपढ़, इनसे सवाल मैंने लिख के रखा था, अनपढ़ बोल दे। यहाँ पे सब अनपढ़ है तो आप ना, आप अभी बोल रहे हैं सर आप अनपढ़ है, तो सर आप अनपढ़ बोल रहे हैं जनजी को, तो वोट कौन करेगा आपको सर? जनजी के ही भरोसे आप कभी कभी बोलते हैं नेपाल बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अभी तक तो बना नहीं, जीवन में बनेगा, लेकिन अब अनपढ़ बोलने लगेगा। नेपाल बनेगा हिंदुस्तान? कभी नहीं। नेपाल बन जाएगा हिंदुस्तान? बिल्कुल नहीं। ये जनजी बोल रहा है नेपाल बनेगा हिंदुस्तान। एक जगह सर, मैं हमेशा कांग्रेस से और बीजेपी से क्वेश्चन पूछता आ रहा हूँ, लेकिन आज भी मेरा बीजेपी से क्वेश्चन था, लेकिन आज अनपढ़ बोल दे रहा। ठीक है। और सवाल किसका? ओके 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 ओके। आपका क्या सवाल है? क्या सवाल? आज कांग्रेस को याद आ रहा है कि मुसलमान क्या है, पहले क्यों नहीं याद आया? आज से पहले? ओके, आज से पहले क्यों नहीं याद आया? ओके, देखिए ये डिबेट का डिस्कोर्स ही बदल गया है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं फिर वापस विषय पे आता हूं। एनआरसी को क्या जुलाई में, क्या भारतीय जनता पार्टी एनआरसी को जुलाई अगस्त में या फिर 15 अगस्त के आसपास इंट्रोड्यूस करने की तैयारी में है, हाँ या ना? देखिए, इस विषय का उत्तर तो गृह मंत्रालय दे सकता है कि क्या स्थिति होने वाली है। उस पर मेरा बोलने का ना अधिकार है ना मेरे पास जानकारी है जी। परंतु ये प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी की कि हर नागरिक की सही पहचान होनी चाहिए और भारत के नागरिकों के अधिकार पर डाका डालने का अधिकार किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और अब मैं अपने दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं की थोड़ी मदद करना चाहता हूं, अमीर जमाई साहब की और इनकी। इन्होंने पूछा मौलाना साहब ने कि मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह जी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया। अरे ये नहीं बताया, मैं बताता हूं। मुलायम सिंह जी के टाइम में हज हाउस बना, मुलायम गाजियाबाद में, आगरा में मुगल गार्डन बना, मुलायम सिंह जी ने
इस सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, जो प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको सांस्कृतिक लाखों विद्यार्थियों का भविष्य नहीं बेच दिया। 80 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले नहीं किए हमने। सवाल के जवाब में चिल्लाने लगे। युग में पुलिस कांस्टेबल के 48 लाख विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद देखिए, अबे दुबे भागने लगे। अब आपके बीच में मैं नहीं बोला था। बिहार में जेल काट के आया, उसको उत्तर प्रदेश की परीक्षा का ठेका दे दिया इन लोगों ने। नितिन आर्य एजुसेट का जो बिहार में 20 में हुआ, उत्तर प्रदेश का तरीका है भाई। और हमने ये कहा है कि जेनजी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि वो समझ नहीं पाए कि हमने क्या किया। ये क्या तरीका है? अपने टर्न पे फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं तो शांति था, अब मैं फिर गुना रहा हूं। नहीं, अभी फिर सुनिए, जेनजी पढ़ी लिखी नहीं है, समझ पाए। सुनिए इनकी भाषा। अच्छा अबे दुबे नहीं है कि वो नहीं। अबे दुबे शांति शांति शांति। अब सुनिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं जल्दी से। मुलायम सिंह जी ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया, आगरा में मुगल गार्डन बना, उसके बाद उन्होंने सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहा, बेशुमार पैसा मदरसे के ऊपर, और उन्होंने लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालतों में बम विस्फोट करने वाले आतंकियों से। भाई क्या तरीका है? बदतमीजी कर रहे हैं भाई, लगातार चिल्ला रहे हैं आदमी। क्या तरीका है भाई? जनता पार्टी ने मुस्लिम आतंकवादियों को टिकट दिए या सिर्फ हिंदू मुस्लिम? आपके भविष्य की बात नहीं करते, ऐसे लोगों को खड़ा करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते। अगर मैं कह रहा हूं कि इस देश के मुस्लिमों के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था की, प्लीज एक्सेस टू क्रेडिट किया, टर्न पे तो बोलिए ये सिर्फ, और आप सोचिए कैसे विषय पर बहस कर रहे हैं ये लोग। जो विषय अप्रासंगिक हो गया। अरे हमने कहा है, आप भारत की सरकार अगर पासपोर्ट धारकों को अपना नागरिक नहीं मानती तो इससे बड़ी बेशर्मी की ओके, ठीक है, आपने आपने चलो, कौन सी भारत की सरकार? बोलो, कौन सी भारत की सरकार? बोलो, भारतीय कब से नहीं मान रही है? कब से नहीं मान रही है? आज से बेहुदेपन पे उतर है, लगातार चिल्लाते जा रहे हैं। क्या तरीका हो गया भाई? कौन सी भारत की सरकार? मोदी सरकार। 67 की सरकार। मोदी सरकार। 2013 की सरकार। मोदी सरकार। 67 की सरकार मानती थी। बोलो, 67 की सरकार मानती थी। कह रहे भारत का नागरिक नहीं है। अरे जो पासपोर्ट धारक है वो नागरिक है। अगर ऐसी बहस करनी है तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। देखिए किस लेवल की डिबेट पे आप आ गए? मतलब 67 की सरकार मानती थी पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण है। बोलो हाँ या ना? हाँ, मानती है, बिल्कुल मानती है। देखिए क्या लिखा है इस एक्ट में, क्या लिखा है इन्होंने। सर अबे दुबे अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। वो पहले बोले, फिर आप। आज तो अभय जी सामान्यता अच्छी बात, आज क्या कर रहे हैं? अपने में चिल्ला रहे हैं, दूसरे के में चिल्ला रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, फिर टॉपिक पे भाग रहे हैं। ये कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर मैं कहता हूं, मुलायम सिंह जी ने गाजियाबाद में हज हाउस बनवाया, मुसलमानों के लिए किया। उन्होंने आगरा में मुगल गार्डन बनवाया, मुसलमानों के लिए किया। सिमी को सांस्कृतिक संगठन बनवाया, मुसलमानों के लिए किया। मदरसों पे बेशुमार पैसा लुटवाया, मुसलमानों के लिए किया। उन्होंने कहा लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालतों में बम विस्फोट के आरोपियों से केस विड्रॉ करने की बात कही, हाईकोर्ट ने रोक दिया क्योंकि वो मुसलमान थे। कांग्रेस ने क्या किया? पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट इसलिए वापस किया कि मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। इन्होंने कहा मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। इससे ज्यादा और क्या होगा? इन्होंने कहा अफजल हारात का मारा है मुसलमानों के लिए, हाफिज साहब है, ओसामा जी है, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है। और तो और कांग्रेस ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस की ताकत मुसलमान, मुसलमान की ताकत कांग्रेस। और रशीदी साहब ने टिप्पणी कर दी, उसके बाद भी अखिलेश साहब शांति से बैठे रहे। अब इससे ज्यादा और क्या करेंगे मुसलमानों के लिए? मगर फिर भी यह भी सच है कि अगर मोदी जी की सरकार में 70% मुस्लिमों को मूलभूत सुविधाएं मिली, तो मोदी जी की सरकार में जो ये मौलाना साहब कह रहे थे कि इनके जमाने में इनको मूर्ख बनाया गया, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा मुसलमानों के लिए तरफ से, अमीश भाई कांग्रेस और सपा के लिए, कि मुसलमान ये कह रहे हैं तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, इन्होंने पर कोई देख ही न सका, रख रखाव ऐसा था। ओके, जो सेकुलर घाव इन लोगों ने दिया। मैं बताऊंगा क्या दिया, मैं बताऊंगा क्या दिया। सुधांशु जी ने, साजिद रशीदी भाई ने कंटिन्यूअस अटैक किया समाजवादी पार्टी पे। सचर कमीशन भारत का पूरे देश के लिए एक उसका रिकमेंडेशन था, और रघुनाथ मिश्रा कमीशन ने बताया कि मुसलमानों का इलाज क्या है। सुन लीजिए ना मुझे आप। हाँ, बिल्कुल अधिकार है। जब सचर कमीशन आया और रघुनाथ मिश्रा कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हालत पूरे देश में दलितों से भी बदतर है, शिक्षा में और नौकरियों में, और खासकर विशेषकर पढ़ाई लिखाई में। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहला जो उसका सचर कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन यूपी में हुआ, उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो भी हमारे सरकारी वेलफेयर्स के कार्यक्रम हैं, उसमें 18% जो प्रोग्राम्स हैं वो मुसलमानों पे लागू किए जाएं।
नंबर 2, माननीय अखिलेश जी ने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बनाई और उन्होंने आजम खान साहब के जरिए जौहर यूनिवर्सिटी की जो है तामीर रखी गई, जहां से मुसलमानों की पढ़ाई लिखाई का मामला आगे बढ़ा। और मंडल कमीशन के जरिए पहले ही मुसलमानों को 27% आरक्षण में, शिक्षा में, नौकरियों में मौका मिल रहा था। मेरा ये कहना है कि मुसलमानों ने क्या किया, ये वो पार्टी है सुधांशु त्रिवेदी की, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान विधायक नहीं है, पूरे देश की लोकसभा में एक मुस्लिम लोकसभा का एमपी नहीं है। ये लोग मुसलमानों की बात कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों और मुसलमानों का फेक इनकाउंटर्स, बुलडोजर में उनके घरों को रौंद देना, ये भारतीय जनता पार्टी ओके, जवाब सुधांशु, जवाब ओके, जवाब इसके बाद का जवाब। आपका एक भी बीजेपी का मुस्लिम एमपी नहीं है। ये जो सच्चर कमेटी ने रिकमेंडेशन में लिखा था ना कि मुस्लिमों की यूसुफ स्थिति ऐसी पठान खराब है, ओके, ओके। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने मई 1950 में जब एससी का रिजर्वेशन का ऑर्डर जारी किया है, कोई जाके चेक कर ले, उन्होंने कहा था सिर्फ हिंदू एससी को ही रिजर्वेशन का अधिकार मिलेगा। जैसे इन्होंने पिछले दरवाजे से मुसलमानों की अधिकाधिक जातियों को ओबीसी बना दिया, अब एससी में उनको घुसेड़ने का षड्यंत्र था सच्चर कमेटी के द्वारा। अन्यथा जो बाबा साहब अंबेडकर लिख के गए थे, उसके खिलाफ रिकमेंडेशन कैसे दी उसने? मैं इनसे जवाब पूछना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर का नोटिफिकेशन सही है क्या? वो मैं एक सेकंड में मुसलमानों को इन्होंने क्या दिया? आनंद रंगनाथन, नहीं, गलत बात है। आपने आरोप लगवाए, जवाब तो लेना पड़ेगा। आपने आरोप लगवाए, सुधांशु जी ने गलत बोला। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाए हैं, गूगल कीजिएगा। समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाए हैं। अरे अभी और लगेंगे, अभी और लगेंगे आरोप। आए तो सही मेरे पास। देखिए, दोनों लोगों को देखिए, ये सच्चाई आप लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहते। मोदी ने कहा मैं मुख्यमंत्री था, 72 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का अरे भाई, मैं कह रहा हूं आप चेक कीजिएगा, आप गूगल कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात, मैंने कहा मुस्लिम आतंकवादियों को टिकट देते हैं भारतीय जनता पार्टी। इनकी बुनियाद क्या है जानते हैं आप? इनकी बुनियाद है फजलुल हक, जिसने पाकिस्तान का अलग प्रस्ताव पढ़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके साथ सरकार बनाई, रिजोल्यूशन पास कर दिया, रिजोल्यूशन पास कर दिया कि कैसे भारत के आजादी के आंदोलन को कुचलना है। सावरकर ने मुस्लिम लीग के साथ नेशनल फ्रंट प्रोविंस में और सिंध प्रांत में सरकार बनाई, और क्या रिजोल्यूशन पास किया था उन्होंने रिजोल्यूशन ओके सर, आप विषयांतर कर रहे हो। ओके, मैं रुक करता हूं, मैं फिर विषय बनाता हूं। ऑडियोज डाउन। ओके, आनंद रंगनाथन, क्या आपको लगता है एनआरसी का यही वक्त है? एक डॉक्यूमेंट इन सब हिंदुस्तानियों को चाहिए, हम सब हिंदुस्तानियों को चाहिए, जो हमारी नागरिकता को प्रूव करे। क्या आपको लगता है कि एक अमूल चूल परिवर्तन का वक्त आ चुका है और बीजेपी सरकार को यह करना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको फैक्ट बता दूं कि जितना मोदी जी ने मुसलमानों के लिए किया है, उतना किसी भी प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। ये फैक्ट बताते हैं, आपको नहीं मानना ना मानिए। दूसरी बात, सच्चर कमेटी ने खुद, आप अगर कमेटी की पढ़िए रिपोर्ट, देखिए मैंने नहीं कहा था ताली बजाइए, अपने आप बजिए। ओके, अब देखिए, मतलब 20 मिनट बाद 20 सेकंड का टाइम आता है, वो भी अभी जी आप छीन रहे हैं, ऐसा मत करिए। अब देख लीजिए। अबे जी, आपको क्या हो गया है? वो अपनी बारे में बोल रहे हैं भाई, एक एक करके बोलना चाहिए ना। समझ में नहीं आ रहा। ओके, बोलिए। धज्जी उड़ा दीजिए। झूठ पर मत तालियां बजाइए, सच को तस्दीक करिए, उसके बाद तालियां बजाइए। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं ये सब लोग। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, मोदी सरकार की, वो चेक कीजिएगा। आप जेनजी हो, आपकी आंख में धूल झोंक रहे हो, किस पर डिबेट कराते हैं? देखिए, आप तो एक ऐसे नेता हो गए हैं जिसको पब्लिक दिख रही है, वो चुप ही नहीं हो रहा है। डिबेट, ताकि आपके हक, जो आपके हक है, हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए के खाते में, किस पे डिबेट है? किस पे डिबेट है? आलीशान बिल्डिंग के डिबेट है 500। ये हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं है, नागरिकता। जिस मुस्लिम लीग ने देश के साथ विभाजन किया, आज केरल में इनकी सरकार है। भारत के इतिहास में पहली बार 5 मुस्लिम लीग इतिहास में नागपुर में 2012 I have to protect him now. It is unfair to him. It is unfair to him. भाई मैं भी उधर ही आऊं क्या? मौलाना साहब, आप मुझे भी बोलने दे रहे हो यार। ओके, बोलिए। It is unfair to him. Please. मतलब वो मैं बिल्कुल अबे दुबे जी, आप बोलने दीजिएगा। ओके, बोलिए। मतलब जब दुबे जी ऐसे हैं तो चौबे जी कैसे हो गए? सुन लीजिए, आप सुनिए। सच्चर कमेटी के, अच्छा ठीक है, सुनिए। अरे अच्छा ठीक है यार, कोई अच्छा ठीक है। अरे मेरे शांति सुन लीजिए। आज कुछ मेरे ब्राह्मण होने पर क्या सवाल? अरे कोई ब्राह्मण होने, मतलब मेरी जाति को गाली दे रहे हैं आप? अरे कहावत है, चलेगा चौबे छब्बे बंदे रहेंगे दुबे बंदे। देखिए शर्मनाक बात, वो भी कहावत भी इनको क्या हो गया जी? ओके,
सच्चर कमेटी रिपोर्ट अगर किसी ने पढ़ी कार्तिकेय सिंह चौहान से, अगर किसी ने पढ़ी हो, उसमें मेजर रिकमेंडेशन क्या था सच्चर कमेटी का कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाई जाए। अगर इनमें दम है दुबे जी में, तो हाय ना का जवाब है। क्या कांग्रेस सरकार ने इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाई? हाय ना में जवाब दो। बिल्कुल बना, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, कंप्लीट इक्वल अपॉर्चुनिटी दी हमने। ये जोर से बोलते चेक करो, क्या किसानों को सुनिए, 15 करोड़ किसानों को उनकी जमीन का अधिकार दिया, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं। ये जमीन का 10 करोड़ आदिवासियों का अधिकार दिया, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप लटेंस में जाइए, झूठ बोलकर सिंपैथी गेन करते हैं। लेकिन इतना झूठ बोला जा रहा है, इतना झूठ बोला जा रहा है। तीसरी बात, अगर आपको मुसलमानों की, मैं मौलाना साहब को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हूं, देखिए आप जनता बोल रहे हैं मौलाना साहब, आप मुसलमानों की हालत देखिए स्टेट बाय स्टेट। जो बीजेपी स्टेट आज तक नहीं था बंगाल, और जो बीजेपी स्टेट पिछले 30 साल से है गुजरात, मुसलमानों की स्थिति आपसे पूछ रहा हूं, कहां पे मुसलमानों की स्थिति बेटर है, बता दीजिए। हाँ बताइए। बता रहा हूं सर ये मतलब जब फैक्ट्स बोलो तो संघी भक्त हैं और खुद राहुल गांधी के भक्त बने घूम रहे हैं। अच्छा झूठ से नहीं, ये झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं। और बोलने दो यार, बोलने दो मेरे भाई। हम तो गर्व से कह रहे हैं। ओके सर, अपनी सीट पे चलिए। मेरा निवेदन, अपनी सीट पे चलिए। ओके अपने तालियां अनंत रंगनाथन के लिए। चलिए, इन्होंने मुसलमानों को क्या दिया है? इजाजत देता है, लेकिन मैं फिर एक लाइन में पूछ रहा हूं, क्या एनआरसी का वक्त आ गया है? आनंद रंगनाथन, एनआरसी का वक्त आ गया है ना? एनआरसी का वक्त हाँ या ना? 15 साल से आया हुआ है। 15 एनआरसी का वक्त आ गया है, हाँ या ना? ऑलरेडी इस देश में हो चुकी है। ओके, एसआईआर के जरिए एनआरसी चल रही है। एनआरसी होने चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी। एनआरसी का वक्त आ गया, हाँ या ना? धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का वक्त आ गया। ओके, एनआरसी का वक्त आ गया, हाँ या ना? मैं ना बोलूं इन्होंने क्या दिया मुझे? एनआरसी का वक्त आ गया, एनआरसी का वक्त आ गया। एनआरसी तो जब चाहे हो जाए, क्या दिक्कत है? ओके, मुसलमान को कोई एनआरसी का वक्त आ गया है। ओके, पब्लिक भी कह रही है एनआरसी का वक्त आ गया है। क्या केंद्रीय सरकार एनआरसी को लाएगी? क्योंकि अब जनता भी डिमांड कर रही है और ऑपोजिशन की भी हाँ है। क्या एनआरसी का यही समय है? पाकिस्तान ने फिर अपने वालिद बदल लिए हैं, यानी अपने बाप बदल लिया है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी घर वापसी का रास्ता पकड़ा है। हालांकि जो हर बार और बार बार बाप बदल सकता है, उसकी घर वापसी के मायने ठीक वैसे ही हैं जैसे शेर की खाल में लकड़बग्गा, झूठा मक्कार, धोखेबाज और झूठन का शौकीन। तो हुआ ये कि पाकिस्तान आजकल सिंधु घाटी सभ्यता से अपने बहुत गहरे संबंध गढ़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि यह सभ्यता उसकी इस्लाम पूर्व विरासत है, यानी वो कह रहा है कि इस्लाम से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसके साथ उनके संबंध हैं। ये वही पाकिस्तान है जो परसों से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है कि उसका इतिहास 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की सिंध विजय के साथ शुरू होता है। लेकिन पाकिस्तान अब 712 ईस्वी से सीधे 5000 साल पहले के लोगों को अपना असली बाप बता रहा है, रिश्तेदार बता रहा है। And if you go back into history, the Indus water civilization defines us as a people. Whenever I go abroad, I often tell my counterparts that we are the people of the Indus Valley civilization. Our identification is that we are people based on the banks and tributaries of the mighty river Indus. पाकिस्तान की इस दिमागी हालत के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ना पीएम मोदी पहलगाम के बाद पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी देते, ना ऑपरेशन सिंदूर होता और ना ऐसी पाकिस्तान की दुर्गति होती और ना ही सिंधु जल समझौता रद्द होता। और ये बात पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि मोदी सरकार सांप पालने के शौकीन कतई नहीं है, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार सांप पालने की शौकीन कतई नहीं है। इसलिए मोदी अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। तभी तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज होने के बाद पाकिस्तान ने जून 2025 में एक तरकीब निकाली। उसने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो में नई खुदाई शुरू करा दी। इस जगह पर 1965 में आखिरी बार अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज डेलिस ने खुदाई की थी।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान सिंधु का असली संरक्षक है, इसलिए सिंधु नदी पर ही पाकिस्तान का ऐतिहासिक अधिकार है। इसलिए मैंने कहा बाप बदलने की असल वजह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो फैसला है जिसने पाकिस्तान की आने वाली 7 पुश्तों की नींद हराम कर रखी है। वजह है प्यास। ध्यान दें, बिलावल भुट्टो वही है जो कहता था पाकिस्तान का पानी रोका तो खून का दरिया बह जाएगा, पानी पर मारकाट की धमकी तो हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी थी। वही ख्वाजा आसिफ जो घबराए घबराए घूम रहे थे। ये पाकिस्तान भी कमाल है, भीख भी अकड़ के साथ मांगते हैं। पाकिस्तान की सरकार तो अब डॉक्यूमेंट्री, सेमिनार, इंटरनेशनल आउटरीच प्रोग्राम्स के जरिए सिंधु घाटी सभ्यता को पाकिस्तान की पहचान का एक अहम हिस्से के तौर पर पेश कर रही है। 19 जून को पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिमोथी केन तक्षशिला के दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने इस इलाके को सीखने के लिए एक अच्छा केंद्र बताया था। इसके बाद 24 जून को ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने पाकिस्तान की इन कथित विरासतों की सुरक्षा के लिए फंडिंग का ऐलान किया। यानी पाकिस्तान का भीख मांगने का प्लान विदेशियों पर काम कर रहा है, लेकिन ये प्लान भारत की सीमा पार करने की कुव्वत नहीं रखता, क्योंकि बृहस्पति आगम में लिखा है हिमालय पर्वत से लेकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक फैला हुआ ये देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। मेरू तंत्र में लिखा है सिंधु नदी के तट से लेकर हिंद महासागर तक फैले हुए क्षेत्र में रहने वाले और दुष्टों का नाश करने वाले लोग हिंदू धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। पाकिस्तानियों को भी ऐसे 1-2 श्लोक दिखा देने चाहिए। उनकी ऐसी इच्छा होती भी होगी, लेकिन कहानियां चोरी की जा सकती हैं, विरासतें चोरी नहीं की जा सकती। पाकिस्तान चाहे तो अपना डीएनए टेस्ट कराकर देख सकता है। उस टेस्ट के नतीजे ये साबित करने के लिए काफी होंगे कि परमपिता सभी के एक ही हैं। बिन कासिम, चंगेज खान, अकबर, बाबर के गीत गाने से पहले डीएनए नहीं बदलेंगे। इस बीच पाकिस्तानियों ने अब संस्कृत पर भी नजर गड़ा ली है। लाहौर में डॉक्टर शहीद रशीद नाम के टीचर ने आजकल अपने स्टूडेंट्स को गा गा कर संस्कृत पढ़ाना शुरू किया है। और जानते हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं? रामे वन गच्छति। सचमुच घोर कलयुग है जनाब। शाहिद रशीद का दावा है कि संस्कृत सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे साउथ एशिया की साझा विरासत है। इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखता हूं, यकीन करता हूं। अफगानिस्तान में गंधार से लेकर इंडोनेशिया में बाली तक संस्कृत वाकई हमारी साझा विरासत की सबसे बड़ी निशानी है, क्योंकि ये पूरा रीजन सनातन धर्म का मजबूत गढ़ हुआ करता था। चलिए अब लाहौर में राम नाम गूंजने लगा है। आगे आगे देखिए होता है क्या है। जो हरि की इच्छा होगी, यानी जो श्री राम की इच्छा होगी, वैसे ही होगा। वैसे इत्तेफाक देखिए, लाहौर वही शहर है जिसका नामकरण श्री राम के बड़े बेटे लव के नाम पर हुआ था। लवपुरी लाहौपुरी हुआ और लाहौपुरी बदलते बदलते लाहौर हो गया। लेकिन सच कितना भी घटे या बढ़े, सच हमेशा सच ही रहता है। एक देशभक्त हिंदुस्तानी और सनातनी होने के नाते इस खबर का आनंद लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कलयुग चल रहा है, इसलिए हैरान मत होइएगा अगर आने वाले दिनों में पाकिस्तान हवन परंपरा को भी अपना ले और वहां के लोग, वहां के नेता गायत्री मंत्र का जाप करने लगे और आहुति देते हुए दिखाई दे। वो पाकिस्तान है, वो 2 जून की रोटी के लिए कुछ भी कर सकता है, कहीं भी गिर सकता है, कुछ भी बेच सकता है। ये पाकिस्तान है जनाब। बहुत पहले सरदार पटेल ने कह दिया था, इन पे यकीन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल अपने डीएनए की बात ठीक कर रहे हैं।